Hi students, welcome to class 8 geography, chapter number 19, the agriculture. Now, the agriculture means the tilling of the soil for growing crops and rearing livestock. Agriculture का मीनिंग क्या है? The tilling of the soil, मिट्टी को प्रिपेयर करना है, उसको जोतना है for growing crop, the crops का growing के लिए, and rearing the livestock. Livestock मतलब the animals, the pet animals that we grow in our home for different purposes. So ये livestock को rearing करता है और growing of crop, ये सारा चीज़ को मिला करके हम लोग एक टाइम में बोलता है the agriculture. The plant species that have been selected by humans to be cultivated for their use are called crop. जो plant species वो human being वो अपना use के लिए it is used to be cultivated ना, वो अपना use के लिए cultivation करने के लिए plants जो plants human beings द्वारा select किया है उसी को बोलता है the crop. Livestock refers to animals reared to be useful to human. Livestock मतलब क्या है? जो एनिमल्स वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल है, ह्यूमन बीइंग्स को कुछ यूज होता है, ऐसा एनिमल्स को रखता है, रियरिंग करता है, उसी को बोलता है लाइवस्टॉक. द डिग्री ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड बाय सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स लाइक द क्लाइमेट, द टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल ना. द डिग्री ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एक एरिया का डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, या वो एरिया का डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है बिकॉज ऑफ सम सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स. तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स के चलते, तो क्या क्या फैक्टर्स है? वो जगह का क्लाइमेट कैसा है उसके अनुसार, द टोपोग्राफी ऑफ सोइल वो जगह का द नेचर ऑफ द सोइल उसके अनुसार, द टेम्परेचर एंड रेनफॉल. तो इस तरह का डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एक जगह का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज द टेक्नोलॉजिकल अफोर्डेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, the storage facilities, marketing opportunities and the political factors affect agriculture ना. इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल अफोर्डेबिलिटी, इसका मतलब आजकल एग्रीकल्चर के लिए भी मोस्ट मॉडर्न मशीन्स हम लोग यूज़ करता है. डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस तरह का मशीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है. तो उस तरह का टेक्नोलॉजी ना, द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसी को डिपेंड करना चाहिए. उसी को कितना वो डिपेंड करता है लोग, उसी पर भी डिपेंड करता है एक जगह का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. के अलावा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, एक फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन, उसका मतलब एक फार्मर मतलब हम लोग जनरली मानता है वो बहुत क्या होता है? गरीब होता है. ये पुअर फार्मर बोलता है ना, ये रिच फार्मर ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलता है, ये पुअर फार्मर बोलता है. उसका मतलब हम लोग ऐसा मानता है तो फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत नीचे होता है. सो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, एक फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन वो जैसे वो डेवलप होगा ना, एक अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन वाला फार्मर है तो उसने अपना खेत में एग्रीकल्चर करने के लिए मोस्ट मॉडर्न मशीन्स लाएंगे, या बढ़िया तरीका से वो कैसे खेती करना चाहिए उसका टेक्निक वही उसने क्या करेंगे वो सीख लेंगे ना. उसने बढ़िया से काम करने वाला ट्रेंड पीपल को इस्तेमाल करेंगे. वो अपना मिट्टी का जांच भी करवाएंगे, मिट्टी का जांच करवा के वो मिट्टी में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सब देख करके इन ए वेरी साइंटिफिक मेथड उसने सारा चीज़ को जांच करके उसी के अनुसार वो अपना लैंड में एग्रीकल्चर करेंगे. देन स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो चीज़ उसके पास है
आफ्टर हार्वेस्टिंग और द सीड्स वगैरह, ये सारा चीज़ को स्टोर करने का जो फैसिलिटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ का हार्वेस्टिंग होता है, जो चीज़ उसका खेत में उगता है, उसको बेचने का मार्केट, वो रेडी मार्केट भी चाहिए। वो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने के चलते उसको बढ़िया तरीक़ा से यह खेती नहीं कर सकता है। एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द एग्रीकल्चर, के अलावा दूसरा डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारा चीज़ एक जगह का एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री ना, ये हम लोग को मालूम है। इंडिया में, हमारा देश में एक मेन ऑक्यूपेशन, एक मेन काम, वो क्या है? एग्रीकल्चर। रीड मोर इन दिस चैप्टर। तो इस तरह से द एग्रीकल्चर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके नीचे लर्निंग एडवांटेज, लर्न मोर इन दिस चैप्टर, व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड इट्स मीनिंग, है ना। व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डिपेंड करने वाला या एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाला डिफरेंट फैक्टर्स, वो क्या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेगा। द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, है ना, द फार्मिंग टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़े। एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोसेस ऑफ the preparing the land for the cultivation of crop and to the rearing of livestock, ना। ये agriculture मतलब it is the process of the preparing of the land for the cultivation of crop। में क्या होता है, एक प्रकार का या डिफरेंट प्रकार का तो क्रॉप्स लगाने के लिए अपना लैंड को प्रिपेयर करना है, वो प्रोसेस होता है उसमें एग्रीकल्चर में। एंड टू द रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, के अलावा लाइफ स्टॉक को रियरिंग करने मतलब जो जानवर ना, तो पालतू जानवर को पालने में उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है ना, ये सारा प्रोसेस को मिला करके हम लोग बोलता है एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर को हम लोग एक दूसरे शब्द में भी बोलता है द फार्मिंग। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन अबाउट 10,000 BC, है ना। ये एग्रीकल्चर वाला प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा ईयर्स पहले से शुरू हुआ है, बहुत साल पहले से शुरू हुआ है। उसका मतलब लगभग 10,000 BC से लेके, है ना, ये शुरू हुआ है। आफ्टर ह्यूमन स्टार्टेड टू ग्रो सम प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स टू फुलफिल देयर बेसिक नीड। ये एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग, उसका शुरुआत कैसे हुआ है? ह्यूमन स्टार्टेड टू ग्रो सम प्लांट, ह्यूमन बीइंग कुछ प्लांट्स को ग्रो करने लगा, अपना सर्टेन यूज़ के लिए कुछ प्लांट को स्पेशली वो लगाने लगा। एंड he started to domesticate animals to fulfill their basic needs। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग कुछ एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगा ना, ये पालतू जानवर जैसा उसको पालने लगा। ये सब अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपना बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इस तरह का प्लांट्स को लगाने लगा, वो क्रॉप्स लगाने लगा एंड ये डोमेस्टिक एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगा। As this system could feed many more people, it gradually displaced the hunting and gathering for food by early humans. As this system could feed many more people, इस तरह से एक स्पेशल क्रॉप को लगाना या फिर कुछ एनिमल को डोमेस्टिकेट करके उसका भी यूज़ करना, ये सिस्टम इट कुड फीड मेनी मोर पीपल। यह सिस्टम स्टार्ट होने के चलते जितना लोगों को पहले ये सब यूज़ करके जो खाना मिलता था, उससे भी ज़्यादा लोगों को खाना खिला पाया है ये मेथड। सो इट ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड द हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर फूड बाय अर्ली ह्यूमंस। तो हम लोग को मालूम है अर्ली ह्यूमंस उन लोग जो करते थे, जैसे हंटिंग करते थे एंड द गैदरिंग, है ना। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब क्या है? हंटिंग मतलब वो जंगली जानवर को शिकार करते थे, और गैदरिंग मतलब क्या है? जंगल में जाकर के डिफरेंट प्रकार का द फॉरेस्ट प्रोडक्ट उसको जमा करके ले आते थे, उसको भी खा लेते थे। ये सारा चीज़ धीरे धीरे क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया है ना। डिस्प्लेस होने मतलब इसका जगह में, ये हंटिंग एंड गैदरिंग का जगह में ह्यूमन बीइंग एक प्रकार का क्रॉप्स लगाने लगा और डिफरेंट प्रकार का एनिमल्स को भी अपना पालतू जानवर बना करके उसको पालने लगा। एंड टुडे अबाउट
तो 37.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। आज ये दुनिया का 37.5% इतना लोग दे एंगेज इन एग्रीकल्चर, उन लोग अभी क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है। वाइल इंडिया हैज़ अबाउट 52% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर ना। लेकिन अगर हम लोग इंडिया के बारे में अगर देखेगा तब अबाउट 52% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का अबाउट 52% लोग भी एग्रीकल्चर करने वाला है। सो इस एग्रीकल्चर पॉसिबल एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अभी हम लोग को एक क्वेश्चन ये है, क्या ये एग्रीकल्चर अर्थ का सरफेस में हर जगह में ये पॉसिबल है? What are the factors that determine whether a piece of land is arable or not? है ना, एक जमीन, एक पीस ऑफ लैंड वो एग्रीकल्चर के लिए वो सूटेबल है कि नहीं, ये क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या ये बात विच फैक्टर्स पर ये बात अफेक्ट करता है, ये हम लोग को देखना है। यहाँ पर देखिए दो फोटो दिया हुआ है ना, ये क्या है, राइस कल्टीवेशन का एक फोटो है ना, द पाडी कल्टीवेशन, और ये भी है एक मशीन, ये क्या है, ट्रैक्टर ना, ये ट्रैक्टर यूज़ करके एग्रीकल्चर करने वाला वो एक फोटो। देन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाला वो क्या क्या फैक्टर्स। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एक जगह का खेती, वो एग्रीकल्चर वो बढ़िया से डेवलप होने के लिए वो क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, दैट मीन्स ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स एंड द फिजिकल फैक्टर लाइक द सोइल, द क्लाइमेट, इरिगेशन, द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ये सारा चीज़ होता है उसका डिफरेंट फैक्टर, ये सारा चीज़ पर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर है ना। तो क्या क्या फैक्टर्स है, द सोइल, उसका मतलब मिट्टी को डिपेंड करता है, द क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, एक जगह का क्लाइमेट जैसा है उसके अनुसार। इरिगेशन को डिपेंड करता है, इरिगेशन मतलब क्या है, द वाटर अवेलेबिलिटी ना, एंड द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब एक आदमी के पास कितना लैंड है, या फिर एक प्रकार का क्रॉप लगाने के लिए कितना लैंड अवेलेबल है, एक ही समय में एक साथ अवेलेबल है, उसी पर डिपेंड करता है। द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट मेथड ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारा चीज़ पर डिपेंड करता है एक जगह का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इन एन एरिया डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। एक जगह का, एक एरिया का एग्रीकल्चर वो डिफरेंट प्रकार का फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दिस ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ फार्मिंग एंड द टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग यूज्ड इन एन एरिया। इसके अलावा एक एरिया में द टाइप ऑफ द फार्मिंग एंड द टेक्निक ऑफ फार्मिंग ना, फार्मिंग टाइप, द फार्मिंग टेक्निक, इस पर भी डिपेंड करता है एक जगह का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए ये ब्लॉक डायग्राम में देखिएगा, द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स, दो तरह का फैक्टर्स होता है, द फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स है ना। फिजिकल फैक्टर्स मतलब वो क्या क्या है, रिलीफ फैक्टर्स, रिलीफ फैक्टर्स मतलब द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड है ना, द वाटर अवेलेबिलिटी, ये सबको बोलता है रिलीफ फैक्टर। एंड द सॉइल, देन द क्लाइमेट, ये तीन चीज़ को बोलता है द फिजिकल फैक्ट। एंड ह्यूमन फैक्टर्स मतलब क्या क्या है, लेबर, द कैपिटल, मार्केट ना। लेबर, लेबर मतलब कितना लोग वो खेत में काम करने के लिए मिलता है, वो है लेबर। देन द कैपिटल मतलब वो खेत में काम करने का, डिफरेंट चीज़ को खरीदने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो पैसा का खर्च होता है, उसको बोलता है कैपिटल है ना। मतलब एक जगह का खेती करने के लिए जो पैसा का खर्च होता है वो कैपिटल है। तो नेक्स्ट क्या है,
मार्केट मतलब वो खेत में जो चीज़ का प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन होने के बाद उसको क्या करना चाहिए, उसको बेचने का एक मार्केट चाहिए, है ना। ये 3 चीज़ होता है ह्यूमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग फिजिकल फैक्टर्स पर देखते हैं। उसमें सबसे पहले रिलीफ फीचर्स। द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म डिटरमाइंस वेदर द एरिया इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर और नॉट, है ना। एक जगह का लैंड फॉर्म वो ये बताता है वो एरिया, वो लैंड, वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है कि नहीं, है ना। लैंड फॉर्म ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल द प्लेन्स और लो लैंड्स आर मोर सूटेबल फॉर फार्मिंग दैन ए हिली एरिया, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग को यह बोल सकता है द प्लेन एरिया और द लो लैंड, दिस आर मोर सूटेबल फॉर फार्मिंग दैन ए हिली एरिया। मतलब एक हिली एरिया से भी ज़्यादा सूटेबल होता है फार्मिंग के लिए द प्लेन एरिया एंड लो लैंड, ये ज़्यादा सूटेबल है। वेयर द थिनर लेयर्स ऑफ सॉइल आर फाउंड ऑन द स्लोप, क्योंकि स्लोप एरिया में, हिली एरिया में वहाँ का सॉइल वो कैसे होता है, बहुत पतला होता है, वो तो थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए वो उतना सूटेबल नहीं होता है। Besides, it would be difficult to use machinery on steep slopes. इसके अलावा स्लोप एरिया में डिफरेंट एग्रीकल्चरल मशीन, वो मशीनरी यूज़ करने के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑफ कोर्स यूजिंग टेक्निक्स सच एज टेरेसिंग कुड यूटिलाइज हिली स्लोप्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसके बावजूद भी ये हिली एरिया का वो स्लोप एरिया को वहाँ पर भी एग्रीकल्चर करने के लिए उसमें एक मेथड यूज़ करता है टेरेसिंग मेथड ना, और टेरेस फार्मिंग। मतलब ये हिली एरियाज का स्लोप को अलग अलग स्टेप जैसा उसको लेवल करके उसमें भी क्या कर सकता है, द फार्मिंग कर सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ये भी हम लोग को क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज कर सकता है। द डेल्टा ऑफ द रिवर्स इन लो लैंड ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन ना, लेकिन इन द lowlands, the plain, the delta of the river, मतलब क्या है, रिवर का किनारे वाला एरिया, या रिवर का किनारे वाला वो एरियाज को डेल्टा बोलता है। दिस डेल्टास प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। डेल्टा एरिया में जो सोइल है वो कैसे होता है, दे आर वेरी फर्टाइल लैंड, वो बहुत उपजाऊ वाला लैंड है। सो इट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, इसलिए वहाँ पर एक कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट सूटेबल होता है। The next, the soil. The type of soil determines the type of the crops that can be grown in an area. एक एरिया का सोइल वो डिटरमाइन करता है वहाँ पर जो प्रकार का क्रॉप वहाँ पर अच्छा से होता है या बढ़िया से वहाँ पर ग्रो होता है, वो द टाइप ऑफ द सोइल वो डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल डीप फर्टाइल एंड वेल ड्राइंड सोइल आर परफेक्ट फॉर द फार्मिंग ऑफ मोस्ट क्रॉप्स, है ना। डीप सोइल, फर्टाइल सोइल एंड वेल ड्रेन्ड सोइल। वेल ड्रेन्ड मतलब जिसमें वाटर कंटेंट बहुत कम है ना, जो वाटर उसमें नहीं रुकता है, उसी तरह का जो सोइल है, दिस आर द परफेक्ट फॉर द फार्मिंग ऑफ मोस्ट क्रॉप्स। इस तरह का सोइल अधिकतर क्रॉप्स का फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। दैट इज द रीजन वाई डेल्टास फॉर्म मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ना। ये एक रीज़न है, यह वर्ल्ड में जो भी देश में देखिए, डिफरेंट देश में, डिफरेंट कंट्री में देखिएगा, ये डेल्टा एरियाज में होता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, है ना। उसका रीज़न यही। द नेक्स्ट, द क्लाइमेट। द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन एन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रॉप दैट कैन बी ग्रो। एक जगह का टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये भी डिटरमाइन करता है वो जगह में जिस प्रकार का क्रॉप हम लोग को ग्रो कर सकता है ना। टेम्परेचर एंड रेन। ए मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्रोविंग क्रॉप। ए मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द 6 डिग्री सेल्सियस वो चाहिए क्रॉप्स ग्रोविंग के लिए। रेनफॉल प्रोवाइड्स द मच नीडेड वाटर। उसके बाद वाटर के लिए हम लोग क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, रेनफॉल को ज़्यादा डिपेंड करता है ना। रेन में से हम लोग को बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है हमारा खेत में,
फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉप लाइक राइस वुड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। हाँ, एग्जाम्पल के लिए राइस क्रॉप है ना, द पाडी क्रॉप, इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। वो बढ़िया से ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर वाला एक क्लाइमेट चाहिए एंड हेवी रेनफॉल चाहिए, मतलब ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन वीट वुड रिक्वायर लोअर टेम्परेचर एंड लेसर रेनफॉल है ना। लेकिन इसको ऑपोजिट होता है वीट के बारे में ना, गेहूँ, उसके लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए और बहुत कम रेनफॉल चाहिए, या मतलब बहुत कम पानी चाहिए। इसलिए राइस का कल्टीवेशन वो रेनी सीजन में होता है ना, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा रेन चाहिए, ज़्यादा वाटर चाहिए। और वीट कल्टीवेशन हम लोग वो कब करता है, विंटर सीजन में करता है ना, क्योंकि इट रिक्वायर लो टेम्परेचर एंड लेसर रेनफॉल, इसलिए वो विंटर में होता है। देन ह्यूमन फैक्टर्स, इसमें क्या क्या आता है, लेबर आता है सबसे पहले। लेबर इज रिक्वायर्ड इन ऑल फार्मिंग टाइप्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन्स और मशीन और बोथ है ना। लेबर चाहिए हम लोगों को सारा फार्मिंग टाइप्स के लिए, ऑल फार्मिंग टाइप्स के लिए, मतलब जो भी खेती है, जो भी चीज़ का खेती करना है, जो भी क्रॉप्स को उगाना है, उसके लिए क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन्स और मशीन्स। ये लेबर मतलब वो कभी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मशीन यूज़ करता है, या फिर एक जगह में ह्यूमन बीइंग और मशीन, ये दोनों का यूज़ भी होता है। टू डू ऑल द वर्क, मतलब एक खेती के रिलेटेड सारा काम करने के लिए ये लेबर्स चाहिए। दैट मीन्स सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर लेबर वाइल सम लेस, में भी इन सम क्रॉप्स के लिए ज़्यादा लेबर्स चाहिए, लेकिन कुछ दूसरा क्रॉप्स को लगाने के लिए उसका खेती में हम लोग को बहुत कम लेबर्स का ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल राइस कल्टिवेशन रिक्वायर ए लॉट ऑफ वर्कर्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए राइस कल्टिवेशन के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा लेबर्स का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ए लॉट ऑफ वर्कर्स चाहिए। वाइल द शीप रियरिंग रिक्वायर लेसर लेबर ना, लेकिन शीप रियरिंग है ना, शीप को रखने के लिए, शीप को पालने के लिए, उसके लिए बहुत कम लेबर्स का ज़रूरत है। नेक्स्ट द कैपिटल, द कैपिटल मीन्स द मनी रिक्वायर्ड टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स, machines as well as to pay the wages है ना। it is the money required to buy seed, मतलब बीज खरीदने का है ना, वो पैसा, and the money required to buy the fertilizer है ना, fertilizer खरीदने का पैसा, the money required to buy the machine खरीदने का पैसा, as well as to pay the wages। इसके अलावा जो लेबर्स हमारा खेत में जो काम करता है, वो लेबर्स के लिए क्या देना है, वेजेस देना है ना। ये सारा चीज़ का पैसा होता है कैपिटल। दिस कैन कम फ्रॉम द सेल ऑफ द फार्म प्रोड्यूस और द फ्रॉम लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। ये पैसा उन लोगों को मिलता कहाँ से है, वो एक लैंड में जो चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो हार्वेस्ट, वो क्रॉप, उसको बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, या फिर बैंक में से लोन लेना पड़ेगा, बैंक में से लोन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है मार्केट, इट रिक्वायर द कस्टमर्स हु बाई द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। खेती करके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, वो प्रोड्यूस को बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए ना। वो मार्केट में द कस्टमर्स आकर के हमारा जो प्रोड्यूस है, जो क्या करता है, दे विल परचेज इट। फार्मर्स नीड टू सेल देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स ना, उसका मतलब कि फार्मर्स को अपना क्रॉप्स को भी बेचना पड़ता है, अपने पास जो एनिमल है उसको भी बेचना पड़ता है, या फिर डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स है उसको बेचना पड़ता है। बिसाइड्स फॉर द पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स सच एज डेयरी प्रोडक्ट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ए मार्केट क्लोज टू द एरियाज प्रोड्यूसिंग दम है ना। द पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स मतलब द डेयरी प्रोडक्ट, ये डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, दूध से जो बनाता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है ना, उसके साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए मार्केट क्लोज टू द एरियाज प्रोड्यूसिंग दम है ना। मतलब दूध और दूध का प्रोडक्ट्स ये सब जल्दी खराब होने वाला चीज़ होता है, तो इसलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक रेडी मार्केट वो जल्दी चाहिए, उसको जल्दी उसको बेचना पड़ता है ना। और ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा जो भी चीज़ हमारा जो क्रॉप है, और क्रॉप को जल्द से जल्दी उसको बेचने के लिए एक रेडी मार्केट अपना बगल में ही चाहिए। ओके, मार्केट ढूंढ करके बहुत ज़्यादा दूर जाने से उतना ज़्यादा प्रॉफिट वो नहीं मिलेगा, इसलिए
जितना जल्दी या जितना नियर लोकेशन में ये मार्केट मिलेगा वो क्लोज मार्केट्स चाहिए ये सब चीज़ को बेचने के लिए। इन सो मेनी फैक्टर्स अफेक्ट एग्रीकल्चर। तो अभी हम लोग ये देखा है एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाला ढेर सारा फैक्टर्स। नॉट ऑल लैंड कैन बी कल्टिवेटेड। सो इस तरह का डिफरेंट फैक्टर्स वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, है ना। ये सब फैक्टर्स को छोड़ करके कोई भी लैंड में किसी भी तरह का कल्टिवेशन वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट शोज द अमाउंट ऑफ आरेबल लैंड दैट इज अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज। सो ये हम लोग को यह दिखाता है ना, डिफरेंट फैक्टर्स हम लोग को यह दिखाता है एक कंट्री में द आरेबल लैंड वो कितना है ना। आरेबल लैंड मतलब द लैंड विच इज़ केपेबल फॉर कल्टिवेशन, है ना। ये कल्टिवेशन करने के लिए जो सूटेबल लैंड है वो कितना अवेलेबल है ना, डिफरेंट कंट्रीज में वो कितना अवेलेबल है। ये सब इस तरह का फैक्टर्स हम लोग को दिखाता है। द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। फार्मिंग टाइप्स भी डिफरेंट प्रकार का होता है, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग प्लेस में अलग अलग प्रकार का फार्मिंग वहाँ का लोग क्या करता है दे प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर में भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एग्रीकल्चर मेनली दो तरह का होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ लैंड। ये इस तरह का दो क्लासिफिकेशन वो कैसे आया है, तो लैंड का साइज के अनुसार एंड द अमाउंट ऑफ लेबर कितना चाहिए उसके अनुसार एंड द कैपिटल यूज। वो जगह में वो खेती करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना कैपिटल का ज़रूरत है, ये सब के अनुसार इंटेंसिव कल्टिवेशन एंड एक्सटेंसिव कल्टिवेशन या इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ऐसा दो तरह का फार्मिंग हम लोग को बोल सकता है। एग्रीकल्चर may be classified on the basis of the purpose of farming, that means subsistence farming and commercial farming, ना। उसके अलावा एग्रीकल्चर को हम लोग को दो तरह में क्लासीफाई और कर सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ फार्मिंग, मतलब ये फार्मिंग वो किस लिए करता है ना, उसी के अनुसार हम लोग को दो तरह का क्लासिफिकेशन और कर सकता है फार्मिंग के लिए। क्या क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या है वो देखिए, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग वेयर द फार्मर ग्रोस क्रॉप्स एंड कीप्स लाइव स्टॉक फॉर द नीड्स ऑफ हिज और हर फैमिली ओनली, है ना। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, एक फार्मर अपना खेत में जो क्रॉप्स ग्रो करता है या ये अपना पास जो लाइव स्टॉक को रखता है, मतलब एनिमल्स को रखता है, इट इज़ फॉर द नीड ऑफ हिज और हर फैमिली ओनली। वो अपना फैमिली के लिए, सिर्फ अपना फैमिली के लिए, है ना। उसका मतलब मार्केट में जाकर बेचने के लिए नहीं, अपना यूज़ के लिए, अपना घर का यूज़ के लिए, अपना फैमिली का यूज़ के लिए जो क्रॉप्स को ग्रो करता है ना, और लाइव स्टॉक को रखता है, इस टाइप का फार्मिंग को बोलता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देयर इज़ नो सरप्लस फॉर सेल। उसका मतलब ये फार्मिंग से जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होता है, ये सिर्फ अपना जो फैमिली के लिए है, ये सिर्फ अपना फैमिली मेम्बर्स के लिए है, उतना ही प्रोड्यूस करता है, मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करता है ताकि उसको मार्केट में जाकर बेचने के लिए, है ना, वो बेचने का पर्पस के लिए ज़्यादा उन लोग ग्रो नहीं करता है। द फार्मर ग्रोस क्रॉप्स दैट द फैमिली ईट एंड रेसेस एनिमल्स दैट प्रोवाइड फूड फॉर द फैमिली ओनली। तो ऐसा फार्मर अपना खेत में जो क्रॉप्स ग्रो करता है वो सारा क्रॉप्स ये फैमिली मेम्बर्स यूज़ करता है ना, और द एनिमल्स को रखा हुआ है, वो एनिमल्स जो देता है दैट मीन्स द मिल्क, एग, मीट, है ना, इस तरह से जो भी चीज़ वो देता है एनिमल्स के से जो मिलता है, ये चीज़ भी सिर्फ अपना फैमिली मेम्बर्स के लिए है, ये सिर्फ अपना फैमिली के लिए है। इट इज़ ओनली विथ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर वेर डेवलप्ड। सो आज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, है ना, टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा एडवांस होते होते दूसरा प्रकार का एग्रीकल्चर मेथड भी आ गया। उसका मतलब सिर्फ अपना यूज़ के लिए नहीं, उससे ज़्यादा चीज़ को प्रोड्यूस करके बाकी वो क्या कर सकता है, मार्केट में जाकर बेच भी सकता है। इस तरह का एक न्यू एग्रीकल्चरल मेथड, एक फार्मिंग टेक्निक आया है विथ द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। द सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्टिल एक्सिस्ट इन द पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ अपना यूज़ के लिए जो फार्मिंग करता है, ये फार्मिंग टेक्निक अभी भी है, ये मेथड अभी भी है इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया, मतलब एशिया का कुछ पार्ट्स में है,
और इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में भी है एंड लैटिन अमेरिका, ये सब जगह में इस तरह का सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी भी है। द फार्म्स आर स्मॉल एंड द यील्ड्स आर लो, है ना। यहाँ पर द फार्म वो बहुत छोटा होता है, मतलब लैंड का साइज बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, एंड द यील्ड्स आर लो, इसलिए वो स्मॉल लैंड में से, वो स्मॉल फार्म में से उसका यील्ड भी बहुत लो होता है। यील्ड मतलब द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन भी बहुत लो होता है। दिस इज ऑल्सो एन इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग, है ना। ये एक प्रकार का इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो एक प्रकार में इंटेंसिव फॉर्म ऑफ द फार्मिंग होता है। देखिए, द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, मेंबर्स ऑफ ए फार्मिंग फैमिली कल्टिवेटिंग देयर स्मॉल फार्म फॉर सब्सिस्टेंस, है ना। एक छोटा फैमिली का मेंबर्स, वो फैमिली मेंबर्स खुद जा करके अपना खेत में जो कल्टीवेशन करता है, यह सिर्फ इन लोग का यूज़ के लिए है, मतलब ज़्यादा चीज़ का कल्टीवेशन नहीं करता है, यह सिर्फ अपना यूज़ के लिए जो कल्टीवेशन करता है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल फार्मिंग, इट इज़ ए फार्मिंग सिस्टम दैट इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। ये एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है, ये बिजनेस के लिए प्रैक्टिस करता है, मतलब जो क्रॉप्स है उसको ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा जो मिलता है वो सब किस लिए है, बेचने के लिए है, या उसमें कुछ ऐसा क्रॉप्स भी है, ये इट इज़ ओनली ग्रोन फॉर सेलिंग पर्पस, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ बेचने का पर्पस में उसको ग्रो करता है, मतलब उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है, नहीं होता है, उस तरह का क्रॉप्स भी है। द क्रॉप्स सच एज मैस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर एंड द कॉटन आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर सेल इन द मार्केट, ना। जैसे द क्रॉप्स सच एज मैस, ना, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर एंड कॉटन, इस तरह का चीज़ का खेती करता है, ये सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए है ना, क्योंकि ये सारा चीज़ उसका डायरेक्ट यूज़ अपना घर में नहीं होता है, इसको मार्केट में बेचने के बाद उसको अलग अलग बड़ा इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में उसको कुछ डिफरेंट प्रकार में क्या करता है, तो प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग को यूज़ करने वाला कुछ प्रोडक्ट्स बन के फिर से वो मार्केट में आ जाए, तो हम लोग भी उसका यूज़ करता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड द लाइव स्टॉक ग्रेसिंग एंड प्रोडक्शन, इसके अलावा लाइव स्टॉक ग्रेसिंग एंड प्रोडक्शन मतलब जो एनिमल्स को भी हम लोग जो रखता है उसका एक ज़्यादा पोर्शन वो किस लिए है, बेचने का पर्पज़ के लिए है ना। फॉर एग्जाम्पल मीट, मिल्क, एग, ये जो भी मिलता है ये सारा चीज़ बेचने का पर्पज़ के लिए भी हम लोग ये एनिमल्स को भी रखता है ना। उसका मतलब एक दो एनिमल अगर है तो उसका जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो शायद हम लोग को बेचने के लिए ज़्यादा मात्रा में हम लोग को नहीं मिलते होंगे, लेकिन आजकल लोग एक दो एनिमल नहीं ढेर सारा एनिमल को रखता है ना। ढेर सारा एनिमल को रखने के बाद उसका जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोड्यूस मिलता है, ये उन लोग क्या करता है, बेच देता है। सो ये सारा चीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग। द नेक्स्ट, intensive farming. This is a system in which large amounts of labor and capital are used on a small area of land to obtain high yield per unit area. ना, intensive farming में क्या होता है? It is a system in which large amount of labor and capital are used. ज़्यादा लेबर्स चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए ना, ये सारा चीज़ यूज़ करके on a small area of land ना, ये सारा चीज़ एक छोटा लैंड एरिया में यूज़ करता है टू ऑब्टेन हाई यील्ड पर यूनिट एरिया, है ना। ये ऐसा क्यों करता है, एक यूनिट एरिया से ज़्यादा यील्ड मिलने के लिए, हाई यील्ड मिलने के लिए है। यूज ऑफ द हाई क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मशीनरी आर द रीजन्स वाई मोर कैपिटल एंड लेबर आर रिक्वायर्ड। इस तरह से ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा लेबर ये क्यों चाहिए, है ना। ये इसके ऊपर में लिखा हुआ है द लैंड एरिया का साइज वो स्मॉल होता है, तो ये स्मॉल लैंड एरिया में ज़्यादा लेबर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना, ज़्यादा कैपिटल ये क्यों चाहिए। इट इज़ फॉर यूज ऑफ द हाई क्वालिटी सीड ना, स्मॉल एरिया से ज़्यादा यील्ड मिलने के लिए वहाँ पर हाई क्वालिटी सीड को यूज़ करना चाहिए। ये हाई क्वालिटी सीड को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना। एंड इरिगेशन, जैसे ये सीड क्वालिटी हाई है उसी के अनुसार
उसके लिए जितना वाटर चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो भी नॉर्मल मेथड से ज़्यादा पानी चाहिए वो। तो इस तरह का हाई क्वालिटी सीड यूज़ करने पर इरिगेशन के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए, है ना। और इट में रिक्वायर द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। इस तरह का सीड को बहुत अच्छा से उसका क्रॉप उगने के लिए उसमें क्या भी डालना पड़ता है, फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ता है, एंड इंसेक्टिसाइड्स भी खरीदना पड़ता है। इस तरह का जो हाई क्वालिटी सीड्स ज़्यादा पैसा देकर के जो खरीद के आता है, उसमें जल्दी कोई इंसेक्ट का जो अटैक वो नहीं होने के लिए इंसेक्टिसाइड भी खरीदना पड़ता है, एंड मशीनरी, उसके अलावा मशीनरी भी खरीदना पड़ता है जल्दी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो होने के लिए, है ना। डिफरेंट प्रकार का मशीनरीज ये भी खरीदना पड़ता है। दीज आर द रीजन्स वाई मोर कैपिटल एंड लेबर आर रिक्वायर्ड। ये सब डिफरेंट रीजन्स है। इस तरह से इंटेंसिव फार्मिंग में हाई कैपिटल एंड ज़्यादा, है ना, मोर लेबर, ये सब क्यों चाहिए, उसका रीजन। जनरली दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर लैंड इज स्कार्स एंड मोर फूड इज नीडेड, है ना। इस तरह का इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रैक्टिस, ये सिस्टम को प्रैक्टिस करता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों का जो रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज़्यादा है, कल्टिवेबल लैंड वो बहुत कम होता है। तो इस तरह का एरिया में ये इंटेंसिव कल्टीवेशन वाला मेथड ज़्यादा प्रैक्टिस कर। सो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में क्या होता है, लैंड इज स्कार्स, वहाँ पर कल्टिवेबल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड वो बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड वो किस लिए यूज़ करता है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, पर्पस के लिए यूज़ करता है, एंड मोर फूड इज़ नीडेड। और जैसे एक जगह का द पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन सबको खाने का वो फूड भी चाहिए ना, ये फूड भी वो बहुत वो स्मॉल लैंड में से इतना लोगों को क्या देना पड़ता है, फूड देना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा एरिया में इंटेंसिव कल्टीवेशन टेक्निक यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ये सब रीजन में इंटेंसिव कल्टीवेशन को ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। ऑफन डबल क्रॉपिंग में बी कैरीड आउट, राइस इन समर एंड मिलेट इन विंटर ना। जनरली डबल क्रॉपिंग मतलब एक साल में 2 तरह का क्रॉप लगाता है एक ही लैंड में, जैसे राइस इन द समर सीजन एंड मिलेट इन द विंटर सीजन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द लैंड, है ना। ये ऐसा डालने से, ऐसा क्रॉपिंग करने से एक लैंड में से ज़्यादा यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन हम लोग को मिल जाएगा। एक फोटो है, राइस प्रोडक्शन इन द चाइना यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हैंड लेबर फॉर प्लांटिंग, है ना। ये फोटो क्या है, चाइना वाला एक राइस प्रोड्यूसिंग फील्ड का फोटो है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द हैंड लेबर फॉर प्लांटिंग, इसमें जो राइस प्लांट, पाडी प्लांट वो लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हैंड लेबर को यूज़ करता है, मतलब मशीन यूज़ करके नहीं, हाथ से ही एक प्लांट को वहाँ पर वो मिट्टी में, वो पानी में उसको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। हाथ से निकाल के एक प्लांट को वो सोइल में लगाना पड़ता है। इस तरह का हैंड लेबरिंग वो ज़्यादा चाहिए राइस कल्टीवेशन के लिए, इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़ करता है इन चाइना। राइस ग्रोन widely in East Asia is an example of intensive agriculture with high inputs per unit area resulting in high output। Rice grown widely in East Asia, ईस्ट एशिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो राइस ग्रो होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है विथ हाई इनपुट पर यूनिट एरिया, ताकि एक यूनिट एरिया में ज़्यादा इनपुट देता है एंड रिजल्टिंग इन हाई आउटपुट। तो जैसे ज़्यादा इनपुट देगा वहाँ से ज़्यादा हाई आउटपुट भी मिल जाएगा। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग व्हीट, द पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर। दूसरा क्रॉप्स भी वहाँ पर ग्रो होता है, जैसे व्हीट, द पल्सेस एंड द ऑयल सीड, ये भी इस तरह का एरिया में, मतलब ईस्ट एशियन रीजन में ग्रो होता है। नेक्स्ट मेथड, द शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
This is a farming system in which a plot of land is cleared and cultivated for some time till the soil nutrients run out, after which the farmer moves on to a new plot of land. A shifting cultivation मतलब क्या है? This is a farming system. ये एक farming system है in which a plot of land is cleared and cultivated for some time. एक land, a plot of land, उसको it is being cleared है ना, उसको क्लियर करके एंड कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, वो एरिया में क्या लगाता है, वो क्रॉप्स लगाता है फॉर सम टाइम, दैट मीन्स टिल दैट सॉइल न्यूट्रिएंट्स रन आउट, वो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स पूरा खत्म होने तक वहाँ पर क्या करता है, कल्टिवेशन करता है. आफ्टर विच द फार्मर मूव्स ऑन टू ए न्यू प्लॉट, इसके बाद वो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स पूरा खत्म होने के बाद ये फार्मर एक दूसरा जगह ढूंढ लेता है, एक न्यू प्लॉट में चल जाता है. वहाँ पर भी इस तरह से वो प्लॉट को क्या करेगा, सबसे पहले इट विल बी क्लियर्ड है ना, वो लैंड को क्लियर करके वहाँ पर एक कल्टिवेशन शुरू करेगा. देन द अबांडन्ड लैंड लाइज फॉलो फॉर 15 to 30 ईयर्स और मोर ना. तो एक जगह में जो कल्टिवेशन करके उसका न्यूट्रिएंट्स पूरा खत्म हो गया, वो लैंड को फॉर 15 to 30 ईयर, 15 से 30 ईयर्स तक उसको क्या करेंगे, उसको वहाँ पर ऐसा ही इट विल लीव as a free land, fallow land, उसको एक fallow land जैसा उसको वहाँ पर जोड़ देंगे. Only large trees and stumps are left behind ना. वो लैंड में जो बड़ा बड़ा ट्री है, जो स्टम्प है, मतलब उसका जो बाउंड्री के लिए जो लगाया है या उसके अंदर में जो क्रॉप्स का सपोर्टिंग के लिए जो लगाया है, ये सारा चीज़ वहाँ पर ऐसा ही छोड़ देंगे. आइडियली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन बी कैरिड इन लो पॉपुलेशन एरिया. इस तरह का फार्मिंग प्रैक्टिस, ये फार्मिंग ये जनरली होता है लो पॉपुलेशन एरिया, मतलब जहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पर होता है. क्योंकि ये 15 से 30 साल तक वो ज़मीन को ऐसा ही खाली छोड़ देना है, ये लो पॉपुलेशन एरिया में ही पॉसिबल है ना. ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया में इस तरह से लैंड को ज़्यादा ईयर्स तक ऐसा ही छोड़ देना, ये सब उतना पॉसिबल नहीं है. Where enough land is available to be cultivated and then abandoned in the manner ना. मतलब जो एरिया, जो रीजन में ज़्यादा एरिया, लैंड एरिया वो अवेलेबल है टू बी कल्टिवेटेड, मतलब ये खेती के लिए, ऐसा एरिया में इस तरह का मेथड सूटेबल होता है. नेक्स्ट स्लैश एंड बर्न मेथड. स्लैश एंड बर्न जैसे पिक्चर में दिख रहा है, जंगल वाला पेड़ को काट करके उसको जला देता है, उसके बाद वो एरिया में हम लोग क्या करता है, कल्टिवेशन करता है. स्लैश एंड बर्न टेक्निक ऑफन डिग्रेड द लैंड एंड एनवायरनमेंट. इस तरह से पेड़ को काटना और उसको जलाना, ये सब के चलते लैंड डिग्रेड हो जाता है, मतलब लैंड का क्वालिटी वो बहुत कम हो जाता है. एंड इट विल हार्म द एनवायरनमेंट. वो उसी प्रकार हम लोग का एनवायरनमेंट का भी क्वालिटी वो कम हो जाता है, या ये हमारा एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है. अनदर फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज द स्लैश एंड बर्न मेथड. ये भी एक तरह का शिफ्टिंग कल्टिवेशन का एक फॉर्म है, द स्लैश एंड बर्न मेथड. हियर द फार्मर्स स्लैश और टू कट एंड बर्न द ट्रीज. इसमें क्या करता है, द फार्मर्स they will slash the trees. slash मतलब क्या है, to cut and burn the trees, plant and leaves to get the nutrients held within them ना. इस तरह से ये पेड़ को काटने से एक फायदा और क्या है, वो पेड़ को काट के, वो प्लांट को काट के उसका लीव ये सब वही जमीन पर क्या करता है, जला देता है. उसके चलते उसका न्यूट्रिएंट्स भी वो लैंड में मिलता है. The ashes from the burnt vegetation provide nutrients. इस तरह से वो पेड़ प्लांट्स ऐसा काट के जलाता है, उसका आश, काश मतलब क्या है, राख, वो राख इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, वो राख में से क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. एंड दस इट फर्टिलाइज द सोइल फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. उसी प्रकार वो सोइल को क्या करेंगे, इट फर्टिलाइज द सोइल ना, वो सोइल को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे. इट इज़ फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स का मतलब उसके बाद वहाँ पर वो ज़मीन में हम लोग को दूसरा क्रॉप्स लगा सकता है. दिस वर्क्स फॉर अबाउट 4 to 5 ईयर्स इन वन प्लेस. इस तरह का काम एक जगह में 4 to 5 ईयर, 4-5 साल ये काम कर सकता है एक ही जगह में.
दिस फार्मिंग इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ये फार्मिंग को डिफरेंट नेम से, मतलब ये मेथड अलग अलग नाम में बोलता है दुनिया भर के। जैसे जुम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसका नाम है जुम। और स्वीडन इन अफ्रीका, अफ्रीका में उसका नाम क्या है, तो स्वीडन। देन द काइनगिन इन द फिलीपींस, फिलीपींस जो कंट्री है वहाँ पर क्या नाम में बोलता है, काइनगिन। मिल्पा इन द सेंट्रल अमेरिका, इन सेंट्रल अमेरिका उसका नाम क्या है, मिल्पा। नोमाडिक हर्डिंग, ये पिक्चर देखिए, ये नोमाडिक हर्ड्समैन इन इंडिया, इंडिया का एक आदमी एक नोमाडिक हर्ड्समैन। नोमाडिक हर्ड्समैन मतलब क्या है, ये एक जगह में हमेशा के लिए नहीं रुकता है, ये अलग अलग जगह में घूम करके अपना जो पालतू जानवर है उसको पालता है। इस तरह का जो नोमाडिक हेड्समैन को हम लोग भी अपना गांव में सब देखे होंगे, अपना जो रोड में गांव में सब देखे होंगे। इस तरह जो शीप वगैरह को लेकर के लोग इस तरह से घूम घूम के जाता है, ये नोमाडिक हेड्समैन इन इंडिया। दिस इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन आरिड एंड सेमी आरिड लैंड। इस तरह का जो कल्टीवेशन नोमाडिक कल्टीवेशन, ये जनरली प्रैक्टिस्ड इन आरिड एंड सेमी आरिड लैंड। ये जनरली होता है कहाँ पर, आरिड एंड सेमी आरिड लैंड में होता है, वेयर द कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा जगह में कल्टीवेशन वो पॉसिबल नहीं है ना। इन आरिड एंड सेमी आरिड मतलब क्या है, आरिड मीन्स एकदम ड्राई लैंड ना, ड्राई लैंड को बोलता है आरिड, जहाँ पर वेजिटेशन वो बहुत कम है उसको बोलता है आरिड, जैसे द डेजर्ट एरिया। एंड द सेमी आरिड लैंड मतलब जहाँ पर आधा, मतलब क्या है, बहुत कम नहीं है, थोड़ा प्लांट सब है लेकिन उतना ज़्यादा प्लांट उसमें नहीं है ना, आधा सूखा हुआ लैंड जैसा, उस तरह का लैंड में इस तरह का ये नोमाडिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन होता है ना, क्योंकि इस तरह का लैंड में एक परमानेंट कल्टीवेशन वो नॉट पॉसिबल है। द पीपल माइग्रेट विथ देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स लुकिंग फॉर न्यू ग्रेसिंग ग्राउंड्स एंड वाटर, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग अपना जो एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को लेकर के माइग्रेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में चला जाता है। लुकिंग फॉर न्यू ग्रेसिंग ग्राउंड्स एंड वाटर, है ना, इस तरह से वो दूसरा जगह में क्यों जाता है, न्यू ग्रेसिंग ग्राउंड्स को ढूंढ करके, मतलब अपना जानवर को चराने के लिए नया जमीन, न्यू ग्रास लैंड, ये सब ढूंढ करके, एंड न्यू एरिया हैविंग द वाटर, है ना, वाटर अवेलेबल एरिया, ये सब ढूंढ करके इन लोग इस तरह से क्या करता है, माइग्रेट करता है। समटाइम्स मिक्सड हेड्स ऑफ कैटल, कैमल, शीप, गोट्स एंड हॉर्सेस आर रेज्ड, ना, इन लोग कभी कभी मिक्सड हेड ऑफ कैटल, ना, एक ही तरह का कैटल नहीं है, अलग अलग प्रकार का कैटल, अलग अलग प्रकार का जानवर को रखता है, जैसे कैमल, शीप, गोट, हॉर्स, ये सारा चीज़ को मिक्स करके भी उन लोग लेके जाता है। दिस आर रेस्ड as in parts of the central एशिया, जैसे इन द सेंट्रल एशिया में इस तरह का प्रैक्टिस होता है। while in other areas a single animal species is reared, बाकी सब एरिया में कैसे होता है, एक सिंगल एनिमल स्पीशीज वहाँ पर वो इस तरह का जो एनिमल रियरिंग में यूज़ करता है, मतलब एक ही तरह का एनिमल को यूज़ करता है। लाइक द कैमल इन अरेबिया, जैसे अरेबिया में क्या है, द कैमल, है ना, वहाँ पर सिर्फ द कैमल को यूज़ करता है इस तरह का एनिमल रियरिंग के लिए, द कैटल रियरिंग के लिए। नेक्स्ट द कमर्शियल फार्मिंग, extensive grain farming. This is a system in which a large area of land is used, but the amount of capital and labor used is small compared to the size of the land. ये extensive grain farming ना, उसमें कैसे होता है, it is a system in which a large area of land is used, एक बहुत बड़ा लैंड एरिया यूज करेंगे, but the amount of capital and labor used is small compared to the size of the land, लेकिन जितना लैंड एरिया है उसी को कंपेयर करने में द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ लेबर, ये दोनों बहुत छोटा होता है, मतलब ज़्यादा कैपिटल का भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लेबर का भी यूज़ वहाँ पर नहीं होता है।
द यील्ड इज लो पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। ऐसा जगह में लैंड का यूनिट एरिया में से जो यील्ड मिलता है वो भी लो यील्ड होता है। एंड सो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन लार्जर क्वांटिटी। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लैंड का यूज़ होता है ना। यूनिट एरिया में से बहुत कम प्रोडक्शन होता है ऐसा एरिया में, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज़्यादा लैंड वो यूज़ करना पड़ता है। एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन वेयर अबंडेंट लैंड इज अवेलेबल, है ना। इस तरह का जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ये होता है एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन में, लो पॉपुलेशन वाला एरिया में होता है। वेयर द अबंडेंट लैंड इज अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो पॉपुलेशन बहुत कम है तो उन लोगों को रहने के लिए भी जगह कम चाहिए, इसलिए बाकी सारा लैंड वहाँ पर वो क्या के लिए यूज़ कर सकता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकता है। ऑफन द वर्क इज हाईली मैकेनाइज्ड टू ऑब्टेन हाई आउटपुट। जनरली वहाँ का काम, उस तरह का जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मेथड में जो काम वगैरह इज डन हाईली मैकेनाइज्ड। वो कैसे होता है, मशीन के साथ होता है, मशीन द्वारा होता है टू ऑब्टेन हायर आउटपुट, ताकि उसमें से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। द ट्रैक्टर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स, द ट्रक्स, डीजल पंप एंड अदर इक्विपमेंट आर कॉमनली यूज्ड, है ना। वहाँ पर क्या क्या यूज़ करता है, द ट्रैक्टर यूज़ करता है, द कंबाइंड हार्वेस्टर्स यूज़ करता है, ट्रक, डीजल पंप, इस तरह का जो मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स ये सब यूज़ करता है ये कल्टीवेशन मेथड में। जनरली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, है ना। जनरली वहाँ पर एक साल भर एक ही तरह का क्रॉप ग्रो करता है ना। ए सिंगल क्रॉप वहाँ पर ग्रो करता है थ्रू आउट द ईयर। ग्रेन फार्मिंग इन North America, Europe, Mexico and Russia is an example of the extensive agriculture with the big farms and high levels of mechanization, है ना। Generally, the grain farming in North America का grain farming, यूरोप में जो ग्रेन फार्मिंग, मेक्सिको एंड रशिया ये सब कंट्रीज में जो ग्रेन फार्मिंग है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये सब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर बिग फार्म है विथ हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन और मोस्ट मॉडर्न मशीनरी भी वहाँ पर उन लोग यूज़ करता है, तो फार्मर्स वहाँ का यूज़ करता है। एक पिक्चर देखिए, एक कंबाइंड हार्वेस्टर, उसका पिक्चर है, कंबाइंड हार्वेस्टर एट वर्क इन एन एक्सटेंसिव ग्रेन फार्म। एक एक्सटेंसिव ग्रेन फार्म में एक कंबाइंड हार्वेस्टर से जो काम हो रहा है उसका पिक्चर है। Then mixed farming, this system of agriculture that is a combination of cropping and animal husbandry, है ना। ये मिक्सड फार्मिंग मतलब क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ये ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम है विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रॉपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ होता है। दोनों चीज़ मतलब द क्रॉप लगाना ये भी होता है और एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को रखना ना, ये दोनों चीज़ होता है मिक्सड फार्मिंग। सो बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक आर प्रोड्यूस्ड ऑन वन फार्म। इसलिए एक ही फार्म में, एक फार्म से द क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करता है एंड लाइव स्टॉक भी प्रोड्यूस करता है। दिस इज जनरली फाउंड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इस तरह का मिक्सड फार्मिंग ये जनरली हम लोग को देख सकता है यूरोपियन कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिका वाला कंट्री में ऑन ए लार्ज स्केल। ये दो कॉन्टिनेंट वाला कंट्री में ये मिक्सड फार्मिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। द फार्म्स रेंज फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम इन साइज, है ना। उन लोगों का जो फार्म है वो स्मॉल से मीडियम साइज में होता है। यूजुअली वी वुड फाइंड मेनी बिल्डिंग्स ऑन द फार्म। जनरली ये फार्म के अंदर में ढेर सारा बिल्डिंग भी बना हुआ है। दैट मीन्स द वन ईच फॉर मशीनरी, है ना। उसमें एक बिल्डिंग वो क्या के लिए है, वो द मशीनरीज वगैरह लेने के लिए। दूसरा बिल्डिंग क्या के लिए है, फॉर द कैटल्स, और ए बिल्डिंग फॉर डॉग्स, बिल्डिंग फॉर शीप एक्सेट्रा। इस तरह से अलग अलग बिल्डिंग हम लोग को ये फार्म के अंदर में, वो फार्म में हम लोग को देख सकता है। इधर देखिएगा, एक पिक्चर देखिए, ये मिक्सड फार्मिंग लैंडस्केप, है ना। ये एक मिक्सड फार्मिंग वाला एक लैंडस्केप है। यहाँ पर हम लोग को अलग अलग बिल्डिंग भी देख सकता है और तो जानवर
है ना। सारा चीज़ हम लोग को देख सकता है। The next, the plantation farming. This is carried out in large estates or plantations in tropical areas. ये plantation farming ये जनरली इन द ट्रॉपिकल एरिया में होता है। ओके, ट्रॉपिकल एरिया का बड़ा बड़ा एस्टेट एंड प्लांटेशंस में होता है ये प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन मतलब क्या है, ये हम लोग इसके पहले एक चैप्टर में हम लोग पढ़ा है। Europeans in their overseas colonies to cultivate cocoa, sugar, rubber, trees, palms, tea, coffee, etc. ना, यूरोपियंस इन their overseas colony, यूरोपियन लोग उन लोग जो दूसरा देश को अपना कॉलोनी बनाता है, वो कॉलोनी वाला कंट्री में उन लोग इस तरह का चीज़ का कल्टीवेशन ज़्यादा कराता है ना। वो हम लोग एक चैप्टर में हम लोग पढ़ा था, हिस्ट्री वाले के चैप्टर में हम लोग ये सब के बारे में हम लोग रीड किए थे, है ना। उन लोग अपना प्लांटेशंस में क्या क्या चीज़ का कल्टीवेशन करवाता है, तो कोको, शुगर, रबर ट्री ना, पाम ट्री, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। इस तरह का द प्लांटेशन क्रॉप्स का यूज़ या उसका कल्टीवेशन ज़्यादा करवाता है वो प्लांटेशंस में। द क्रॉप टाइप्स वेर डिटरमाइंड बाय द सोइल एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। एक जगह में इसमें से कौन सा प्रकार का क्रॉप लगाना है यह डिटरमाइन करता है वहाँ का क्लाइमेट के अनुसार एंड द सोइल टाइप के अनुसार। दिस वाज ए वेरी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग यूजिंग लोकल लेबर वाइल लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल वेर प्रोवाइडेड बाय द कॉलोनाइजर ना। दिस वाज ए वेरी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये मेथड है एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, मतलब लेबर्स के अनुसार, लेबर पर ज़्यादा डिपेंड करने वाला एक फार्मिंग है। यूजिंग लोकल लेबर, क्योंकि उन लोग के अपना प्लांटेशन के लिए वो लोकल एरिया का लेबर्स को ज़्यादा यूज़ करता है। वाइल लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल वेर प्रोवाइडेड बाय द कॉलोनाइजर है ना। एंड वो कॉलोनी में मतलब जो देश का अंडर वाला वो कॉलोनी है, वो देश ये कॉलोनी वाला एरिया में वो कंट्री में फार्मिंग करने के लिए ढेर सारा अमाउंट कैपिटल के रूप में वहाँ पर देता है। एग्जाम्पल्स, ये टी प्लांटेशन का पिक्चर है। ओके, दिस आर द टी लीव्स। ये टी प्लांट का टी लीव्स को निकाल करके तोड़ के ये बास्केट में डालना चाहिए। टी लीव्स को निकालने वाला प्रोसेस के लिए मशीन यूज़ नहीं कर सकता है। ये एक लेबर अपना हाथ से जो अच्छा लीव्स है, जो लीव्स टी पाउडर बनाने के लिए सूटेबल है, उसको चूज़ करके उसमें से तोड़ना चाहिए। इसलिए इसके लिए मशीन जनरली यूज़ नहीं करता है। इट इंक्लूड द फ्रूट एंड द शुगर प्लांटेशन ऑफ द कैरिबियन एंड लैटिन अमेरिका। इसके अलावा द कैरिबियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो फ्रूट एंड शुगर प्लांटेशन है, ये भी इस तरह का एक प्लांटेशन फार्मिंग में आता है। द कॉटन एंड द टोबैको इन द सदर्न यूएस। सदर्न यूएस में द कॉटन का कल्टीवेशन एंड टोबैको कल्टीवेशन ये भी आता है। द ग्राउंड नट्स एंड द कोको इन द वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ग्राउंड नट का कल्टीवेशन एंड द कोको कल्टीवेशन। देन कॉटन इन इजिप्ट ना, इजिप्ट का कॉटन कल्टीवेशन। द टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका का टी कल्टीवेशन। रबर, टोबैको, शुगर एंड अदर क्रॉप्स इन द साउथ ईस्ट एशिया। उसी प्रकार इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया रबर, द टोबैको, शुगर और दूसरा क्रॉप भी इस तरह से इन द प्लांटेशन क्रॉप में लगाता है या द प्लांटेशन कल्टीवेशन में ये सब क्रॉप्स को लगाता है। ये एक पिक्चर देखिए, ये डेयरी फार्म इन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स में एक डेयरी फार्म का पिक्चर है ना। मतलब बहुत बड़ा काउ शेड बना हुआ है ना। एक शेड में ढेर सारा जानवर को लगा सकता है। उसी तरह का बड़ा बड़ा काउ शेड बना करके इस तरह का जो डेयरी फार्म होता है न्यू साउथ वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया। देन डेयरी फार्मिंग के बारे में, agriculture farming that breeds and raises animals, mainly the cows, for the production of milk and dairy products ना। डेयरी फार्मिंग मतलब क्या है? इट इज एग्रीकल्चर फार्मिंग है ना। ये
उस प्रकार का एग्रीकल्चर है। दैट ब्रीड्स एंड राइसेस एनिमल्स, वो क्या करता है, एनिमल को ब्रीड करता है और एनिमल्स को प्रोड्यूस करता है। मेनली द काउस, मेनली वो कौन सा एनिमल का प्रोडक्शन होता है डेयरी फार्मिंग में, द काउस। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसका यूज़ क्या है, मिल्क के लिए, दूध के लिए, एंड डायरी प्रोडक्ट्स, और दूध से बना हुआ दूसरा अलग अलग चीज़ के लिए, जैसे चीज़, बटर, घी, है ना, ये सब बनाने के लिए। बफेलोस, गोट्स एंड शीप आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस, है ना, ये सब पर्पस के लिए बफेलो का भी यूज़ करता है ना, बफेलो का दूध भी यूज़ करता है, और गोट एंड शीप, ये सारा चीज़ का दूध हम लोग यूज़ करता है। मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन large quantities and about 60% is converted to butter, cheese, yogurt, ice cream and skim milk powder, है ना। मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, इस तरह का डायरी फार्म में दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन होता है। एंड अबाउट 60% इज कन्वर्टेड टू बटर, चीज, योगर्ट, आइसक्रीम एंड स्किम मिल्क पाउडर, ना। ये दूध का अबाउट 60% भी वो क्या करने के लिए है, दूध को अलग अलग फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना, मतलब दूध में से अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे बटर बनाता है और चीज़ बनाता है, योगर्ट, योगर्ट मतलब कर्ड, दही बनाता है, आइसक्रीम के लिए, एंड स्किम मिल्क पाउडर के लिए, ना, हम लोग को जो दुकान से मिलता है मिल्क पाउडर, ये सारा चीज़ बनाने के लिए अबाउट 60% ऑफ मिल्क यूज़ करता है। द मिल्क में बी प्रोसेस्ड ऑन साइट और ट्रांसपोर्टेड टू ए डायरी फॉर प्रोसेसिंग, ये मिल्क उसी जगह में, मतलब जहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है वो डेयरी फार्म में भी उसका प्रोसेसिंग हो सकता है, या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करता है दूसरा जगह में, एंड सेल, है ना, वहाँ पर उसको बेच देता है। मेनी ऑफ द फार्म्स आर द फैमिली ओन्ड, है ना, इस तरह का डायरी फार्म वो कैसे होता है, एक फैमिली का एक फार्म इस तरह से होता है। The European Union was the largest milk producer in the world in 2003. In 2003 में यूरोपियन यूनियन था सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, द मिल्क प्रोड्यूसर्स। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉमन इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इस तरह का फार्मिंग ये बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलता है यूरोपियन कंट्री में, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। द नेक्स्ट, द कॉमर्शियल फार्मिंग, horticulture. This is the growing of fruits and flowers on small plots of land for sale, है ना। The horticulture means क्या है, growing of the fruits and flowers, fruits and flowers को grow करता है in small plot of land, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं, small plots of land में उसका growing होता है, वो भी किस लिए, बेचने के लिए, fruits and flower को बेचने के लिए जो growing कराता है उसको बोलता है horticulture. Generally, these are located close to cities and towns where these are sold in markets. Generally, इस तरह का horticultural land ये जनरली कहाँ होता है, they are located close to the cities and town, ये cities and towns के बगल में होता है। where these are sold in market, मतलब जहाँ पर इसको बेच सकता है, मार्केट में इसको बेचने के लिए, है ना, कि सिटीज़ के बगल में है तो वो सिटीज़ में जाके उसको बेच सकता है, इसलिए मार्केट जल्दी मिलने वाला जगह में होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का ग्रोविंग। क्योंकि ज़्यादा दूर अगर मार्केट के लिए जाना पड़ता है तो ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वो क्या हो सकता है, दे में स्पॉइल, ना, फ्रूट्स फ्लावर्स सब क्या हो सकता है, वो खराब हो सकता है। इसलिए जहाँ पर मार्केट जल्दी मिलेगा या मार्केट का बगल वाला वो एरिया में, वो विलेज में ही होता है इस तरह का हॉर्टिकल्चर। द क्लोजनेस टू द मार्केट्स ऑल्सो प्रिवेंट दिस पेरिशेबल गुड्स फ्रॉम गोइंग वेस्ट, है ना, क्योंकि ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वो जल्दी खराब होने वाला है, दिस आर द पेरिशेबल गुड्स, इसलिए उसको वेस्ट होने से रोकने के लिए ये मार्केट बगल में होना वो बहुत जरूरी है। मार्केट गार्डनिंग, a form of vegetable farming where the vegetables are grown in small market garden, ये मतलब a form of vegetable farming, मतलब वेजिटेबल का कल्टीवेशन है, where the vegetables are grown in small market, हाँ, वहाँ पर वेजिटेबल्स वो क्या होता है, they are grown in small market garden, वो छोटा छोटा मार्केट गार्डन में उसका ग्रोथ होता है which is close to the local market, ये वहाँ का लोकल मार्केट के बगल में ही होता है। It is also known as the truck farming, as the trucks transport the vegetable to the town and cities close by,
इसको एक नाम और बोलता है ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ये गार्डन में से जो वेजिटेबल का कल्टीवेशन होता है, ये वेजिटेबल को ट्रक्स में ले जा करके है ना, एक ट्रांसपोर्टिंग मेथड के रूप में ट्रक्स यूज़ करता है। ट्रक में उसको बगल वाला टाउन या सिटी में ले जाता है, इसलिए उसको यह नाम दिया हुआ है ट्रक फार्मिंग। दीज फार्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्मॉल साइज एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। ये फार्म्स का कुछ विशेषता क्या है? दे आर स्मॉलर इन साइज, का साइज छोटा है, एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, उसमें अलग अलग प्रकार का वेजिटेबल्स उसमें लगाता है। यूजुअली द मार्केट गार्डन्स ऑक्यूपाई सम वेकेंट लैंड in the city or town and supply fresh produce to the local people. Generally ये market garden ये कहाँ होता है? In the vacant land in the city, है ना, एक सिटी या एक टाउन के अंदर में जो वैकेंट लैंड है, वैकेंट मतलब एम्प्टी लैंड है ना, उसी में होता है इस तरह का मार्केट गार्डन। एंड सप्लाई फ्रेश प्रोड्यूस टू द लोकल पीपल, है ना, तो ऐसा होने पर वो टाउन में, वो सिटी में रहने वाला लोगों के लिए एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स जल्दी मिल जाएगा। इधर देखिए एक मार्केट गार्डन का पिक्चर है ना, इसी तरह का जो शेड बनाता है, वो शेड के अंदर में अलग अलग प्रकार का वेजिटेबल का कल्टीवेशन होता है। वो कल्टीवेट करने वाला वेजिटेबल्स उसका बगल वाला सिटी या टाउन वाला पीपल को यूज़ करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। ये मार्केट गार्डन इन द क्लेवलैंड यूएसए का क्लेवलैंड का एक मार्केट गार्डन का एक एग्जाम्पल वाला एक पिक्चर है ये। Next, the terms in use, primary activities. The primary activities means क्या है? Activity that extract raw material from the earth, such as agriculture, mining, forestry and fishing. है ना? The activity that extract raw material from the earth. earth में से दूसरा इंडस्ट्री के लिए, दूसरा चीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने वाला एक्टिविटीज़, उसको बोलता है द प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक रॉ मटेरियल भी है। एंड माइनिंग करके जो मिनरल्स को निकालता है वो भी रॉ मटेरियल होता है ना। द माइनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ा है। देन फॉरेस्ट्री, है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी दूसरा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स देता है। एंड फिशिंग, है ना, ये फिश को भी अलग अलग प्रकार में उसको क्या करके प्रोसेस करके दूसरा प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये सब क्या है? रॉ मटेरियल्स मिलने वाला कुछ एक्टिविटीज़ है, इसलिए उसको बोलता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। देन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर वेयर द फार्मर ग्रोस क्रॉप्स एंड कीप्स लाइफ स्टॉक ओनली फॉर द नीड्स ऑफ हिज और हर फैमिली, है ना। ये एग्रीकल्चर में क्या होता है? एक फार्मर वो क्रॉप्स को ग्रो करता है और लाइफ स्टॉक को रखता है ना, उसका मतलब द एनिमल्स को रखता है ओनली फॉर द नीड ऑफ हिज और हर फैमिली। वो सिर्फ अपना फैमिली के लिए, मतलब ये सिर्फ अपना फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करने का उतना ही क्रॉप्स को ग्रो करता है, उतना ही एनिमल्स को रखता है, मतलब डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए। उसी को बोलता है द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसका मतलब क्या है? ये बाहर बेचने के लिए नहीं होता है। देन इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब ये फार्मिंग सिस्टम इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, है ना। इंटेंसिव मतलब वो ऐसा फार्मिंग सिस्टम है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इसमें यूज़ करता है, ज़्यादा लेबर ज़्यादा कैपिटल इसमें यूज़ करता है ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, है ना। इसके लिए जो लैंड यूज़ करता है उसका एरिया बहुत छोटा होता है। नोमैडिक हेडिंग मतलब क्या है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर पीपल माइग्रेट विथ देयर हर्ड्स टू लुक फॉर न्यू पास्चर्स। इसमें क्या होता है? लोग अपने पास जो पालतू जानवर है, द हर्ड्स ऑफ जानवर, उसको लेकर के माइग्रेट करता है, मतलब दूसरा जगह ढूंढ के चल जाता है। फॉर टू लुक फॉर न्यू पास्चर्स, वो क्या ढूंढ के जाता है? न्यू पास्चर्स मतलब न्यू ग्रास लैंड, वो जानवर के लिए न्यू प्लांट्स मिलने वाला जगह ढूंढ के उन लोग जाता है। Extensive farming, the farming in which a huge area is cultivated with less labor and many machines. Extensive farming में क्या होता है? A huge area is cultivated, बहुत ज़्यादा लैंड, ज़्यादा एरिया वाला लैंड में कल्टिवेट करता है, with less labor, वहाँ पर बहुत कम लेबर्स को यूज़ करता है, and many machines, ज़्यादा मशीन
यूज़ करता है, उस तरह का फार्मिंग को बोलता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। मिक्सड फार्मिंग मतलब द क्रॉपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रिवेल टुगेदर, है ना। उसमें क्या होता है, द क्रॉप कल्टीवेशन एंड द एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों चीज़ एक साथ होता है मिक्सड फार्मिंग में। देन द क्विक रिव्यू, एग्रीकल्चर इज ए मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप। एग्रीकल्चर ये मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड है, लैंड में जो कल्टीवेशन होता है उसका एक मेथड है। वहाँ पर क्या होता है, द क्रॉप्स ग्रो होता है और द फ्रूट्स ग्रो करता है, वेजिटेबल्स को ग्रो करता है और लाइव स्टॉक भी मतलब एनिमल को भी पालता है। द सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाला ढेर सारा फैक्टर्स होता है। ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ा है ना। क्या क्या फैक्टर है, द सोइल टाइप, द क्लाइमेट, द टेम्परेचर, रेनफॉल, इरिगेशन, है ना। इस तरह का ढेर सारा चीज़ उसमें होता है, फैक्टर्स में होता है। द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इट कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स। ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो 3 प्रकार का होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ये 3 तरह का सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। देन द कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड ऑल एग्रीकल्चरल टाइप्स दैट आर प्रैक्टिस्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ना। तो कमर्शियल फार्मिंग में वो सारा एग्रीकल्चरल टाइप्स इसमें इंक्लूड है ना, विच आर प्रैक्टिस्ड फॉर बिजनेस पर्पस, जो हम लोग द बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करता है। ओके, एंड इट मीन्स द एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग इसमें इंक्लूड है ना, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग एंड मिक्सड फार्मिंग भी इसमें इंक्लूड है, एंड द प्लांटेशन फार्मिंग इसमें है, एंड डायरी फार्मिंग। ये सारा चीज़, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। स्मॉल स्केल कमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ना। मतलब लगभग हर जगह में स्मॉल स्केल कमर्शियल फार्मिंग उसका प्रैक्टिस होता है ना। मतलब स्मॉल स्केल कमर्शियल फार्मिंग का प्रैक्टिस वो हर जगह में होता है। देन assessment exercises. First, tick the correct answer. Which of the following farming types would you describe the tea cultivation as? The tea cultivation इसमें से कौन सा फार्मिंग में आता है? ऑप्शन डी, प्लांटेशन। सेकंड, which of the following are found close to the cities and towns? ना, the cities and town इसका बगल में इसमें से कौन सा फार्मिंग हम लोग को देख सकता है? ऑप्शन ए, मार्केट गार्डन। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? मिल्क प्रोडक्शन इसमें से कौन सा मेथड में है? ऑप्शन बी, डायरी फार्मिंग। 4, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न? ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड ये इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर में आता है? किसमें आता है? ऑप्शन सी, द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। 5, what type of agriculture would the production of cheese come from? Production of cheese, है ना। तो चीज़ प्रोडक्शन इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर में आता है? ऑप्शन बी, डायरी फार्मिंग। 6, where would you generally find a nomadic herding practice? nomadic herding practice इसमें से कौन सा जगह में हम लोग को देख सकता है? ऑप्शन ए, arid area। 7, which of the following factors help farmers buy seeds and fertilizer? इसमें से कौन सा फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इसमें से कौन सा फैक्टर फार्मर्स को सीड्स एंड फर्टिलाइजर को खरीदने में हेल्प करता है? वो क्या है? ऑप्शन बी, कैपिटल। 8, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर द कल्टिवेबल लैंड? ना, कल्टिवेबल लैंड के लिए दूसरा वर्ड क्या है? क्या है? arable land. Then B, fill in the blanks. 1, presently about -% of the world's population is engaged in the agriculture, है ना। at present वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर करता है? 37.5%, अबाउट 37.5%। सेकंड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड ओनली फॉर द फैमिलीज ऑन नीड्स इज नोन एज डैश, ना। एक फैमिली का अपना ज़रूरत के लिए जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करता है उसको क्या बोलता है? द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। थर्ड, द
मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप इज, क्रॉप लगाने का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, द 6 डिग्री सेल्सियस। फॉर लेबर इज ए डैश फैक्टर दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाला डैश फैक्टर है लेबर, क्या है, ह्यूमन फैक्टर। 5 ग्रेन फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग डैश फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है, कौन सा फार्मिंग का, द कॉमर्शियल फार्मिंग। जस्ट गिव अ रीजन व्हाई नोमैड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नोमैड्स एक जगह से दूसरा जगह में जाता है, उसका रीजन क्या है, इसका आंसर यहाँ पर है, नोमैड माइग्रेट विथ देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स लुकिंग फॉर न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड वाटर, ये लिखना है। सेकंड, फार्मर्स प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वाई, फार्मर्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस क्यों करता है, इसका आंसर यहाँ पर, द फार्मर्स स्लैश एंड बर्न द ट्रीज प्लांट्स एंड लीव्स टू गेट द न्यूट्रिएंट्स हेल्ड विद इन दम, ये लिखना है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर इज प्रैक्टिस्ड क्लोज टू सिटीज एंड टाउन, हॉर्टिकल्चर वो सिटीज एंड टाउन्स के बगल में इसका प्रैक्टिस करता है, उसका रीजन क्या है, इसका आंसर horticulture is practiced close to cities and towns because the closeness to the market helps to prevent the perishable goods from going waste, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव फार्मिंग इज हाईली मैकेनाइज्ड, एक्सटेंसिव फार्मिंग में ज़्यादा मशीनरीज यूज करता है, क्यों, इसका रीजन, एक्सटेंसिव फार्मिंग is done in a large area of land, but the amount of capital and labor used is small compared to the size. So it is highly mechanized to obtain higher output. ये लिखना चाहिए। मिक्सड क्रॉपिंग एंड इंटेंसिव क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग एंड इंटेंसिव क्रॉपिंग, ये दोनों को कंपेयर कीजिए, उसका डिफरेंस लिखना है। इसका आंसर ऐसा लेना चाहिए, मिक्सड क्रॉपिंग, दिस सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग that is include the cropping of different kinds of crop at a place, but intensive farming, this is a system, यहाँ से लेकर के यूनिट एरिया तक लिखना है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हेडिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हेडिंग, इसका आंसर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दिस इज ए फार्मिंग सिस्टम इन विच ए प्लॉट ऑफ लैंड, यहाँ से लेकर के ऑफ लैंड तक। उसके बाद नोमैडिक हेडिंग, इन दिस सिस्टम पीपल माइग्रेट विथ देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल लुकिंग फॉर न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड वाटर, यहाँ तक लेना है। नेक्स्ट, प्लांटेशन फार्मिंग एंड मिक्सड फार्मिंग, इसका आंसर मिक्सड फार्मिंग, दिस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद प्लांटेशन फार्मिंग, दिस इज कैरीड आउट इन लार्ज एस्टेट ऑफ प्लांटेशन इन ट्रॉपिकल एरिया। नेक्स्ट, द सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इसका आंसर द सब्सिस्टेंस फार्मिंग इट इज, कहाँ से लेकर के, फॉर फैमिली ओनली। उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग, इट इज से लेकर के बिजनेस पर्पसेस तक। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट इज मार्केट गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग मीन्स क्या है, इसका आंसर ये लिखना है, ए फॉर्म ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग, यहाँ से लेकर के लोकल मार्केट तक। सेकंड, हाउ डज क्लाइमेट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसका आंसर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन एन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन, यहाँ से लेकर के एंड लेसर रेनफॉल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्सड फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग मीन्स क्या है, इसका आंसर मिक्सड फार्मिंग, दिस सिस्टम, यहाँ से लेकर के ऑन वन फार्म यहाँ तक लिखना है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स क्या है? इसका आंसर यहाँ से द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दिस इज ए फार्मिंग, यहाँ से लेकर के ईयर्स और मोर तक लिखना है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का टर्म उसको डिफाइन कीजिए। इसका आंसर यहाँ लिखिए, एग्रीकल्चर इज ए मेथड, यहाँ से लेके लाइव स्टॉक तक लिखना। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड हाउ? द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, क्या क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करता है और कैसे? इसका आंसर, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर द फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ऐसा लिखने के बाद रिलीफ फीचर, द टाइप ऑफ से लेकर के स्टीप स्लोप्स तक। उसके बाद सोइल, द टाइप ऑफ से लेकर के मोस्ट क्रॉप्स तक। उसके बाद द क्लाइमेट, ये पैराग्राफ को पूरा लिखना है। उसके बाद लिखना है ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड, ऐसा लिखने के बाद लेबर, लेबर से लेकर के लेस तक। देन द कैपिटल, ये पैराग्राफ को पूरा लिखना है। मार्केट, मार्केट में क्रॉप्स एंड एनिमल्स तक लिखना है। सेकंड, राइट एन अकाउंट ऑफ द कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में लिखना है। इसका आंसर इधर, तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये पैराग्राफ को पूरा लिखना है। थर्ड, राइट एन अकाउंट ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग। द सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में लिखना है। इसका आंसर, द सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये पैराग्राफ को पूरा लिखना है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग का डिफरेंस लिखना है। इसका आंसर, इंटेंसिव फार्मिंग डिसीज से लेकर के आर रिक्वायर्ड तक। उसके बाद एक्सटेंसिव फार्मिंग डिसीज से लेकर के लैंड इज अवेलेबल तक, वो लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्लांटेशन फार्मिंग। द प्लांटेशन फार्मिंग को एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर, प्लांटेशन फार्मिंग डिसीज से लेकर के बाय द कॉलोनाइजर तक। नेक्स्ट, एक्टिविटी एरिया, एन आइडिया टू थिंक एंड एक्ट, बी आर्टिस्टिक, show the pictures of the pits where the green manure is prepared. green manure उसको कहाँ बनाता है, वो पिट का पिक्चर वो बनाना चाहिए। also mention or show the procedure of preparation of the procedure of preparing of green manure. उसके अलावा ग्रीन मैन्योर वो कैसे बनाता है, कैसे प्रिपेयर करता है, उसका प्रोसीजर के बारे में लिखना है। Map work, on an outline map of world, locate and label the following using different color. वर्ल्ड का आउटलाइन मैप में ये सब चीज़ को लोकेट करना है, उसको डिफरेंट कलर से इंडिकेट करना। फर्स्ट, 2 countries विथ डायरी फार्मिंग, डायरी फार्मिंग वाला 2 countries उसको मार्क करना है। 3 countries विथ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाला वो 3 countries उसको भी मार्क करना है। 2 countries विथ नोमाडिक हेडिंग, नोमाडिक हेडिंग वो प्रैक्टिस वाला 2 countries। 2 countries विथ एक्सटेंसिव ग्रेन फार्म, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग वाला 2 countries। इतना चीज़ को ढूंढ करके वर्ल्ड मैप में उसको लोकेट करना है। ये पिक्चर स्टडी, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाट डज द इमेज शो, ये इमेज में आप लोग क्या देख रहा है, ये इमेज आप लोग को क्या दिखा। वेयर दिस रीजन कुड डेवलप, इस तरह का रीजन को कहाँ डेवलप कर सकता है। हाउ डज सच क्रॉपिंग अफेक्ट द लैंड एंड इट्स प्रोडक्टिविटी, इस तरह का क्रॉपिंग ये लैंड को कैसे अफेक्ट करता है और वो लैंड का द प्रोडक्टिविटी को भी कैसे अफेक्ट करता है, इसका आंसर भी लिखना है। प्रोजेक्ट वर्क, सर्च आउट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके बारे में आप लोग इंटरनेट में ढूंढिए या और कोई डिफरेंट सोर्सेस में ढूंढिए। इट्स इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में वो भी लिखना है।
research the internal and libraries to know about useful or for future. ना research the internal and the libraries to know about useful or for future. मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ये हमारा द फ्यूचर के लिए वो कैसे यूजफुल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब के बारे में एक रिसर्च करना चाहिए. डू यू थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर लाइक प्रिपेयर ए रिपोर्ट एंड सबमिट, है ना. डू यू थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर, क्या इस तरह का द ऑर्गेनिक फार्मिंग ये द कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या आप लोगों को क्या लगता है, उसके बारे में एक रिपोर्ट बना करके एसएस का टीचर के पास उसको जमा करना. हॉट द थिंग एंड आंसर व्हाई डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज इन प्रैक्टिस इन द रेन फेड रीजन लाइक राजस्थान, गिव अ रीजन टू द आंसर. ना डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज इन प्रैक्टिस मतलब अलग अलग प्रकार का द फार्मिंग मेथड्स वो क्यों रेन फेड रीजन्स में उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में है. रेन फेड रीजन मतलब जैसे राजस्थान जैसा जो रीजन है, वेरी लेस रेन मिलने वाला रीजन, वहाँ पर इस तरह का डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, डिफरेंट प्रकार का क्रॉप लगाने वाला फार्मिंग, ये क्यों इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में है, उसका रीज़न, गिव रीज़न टू द आंसर. अपना आंसर के लिए उसका रीजन्स भी देना चाहिए. लाइफ स्किल, थिंकिंग skill, social thinking, organic farming, a new system of crop cultivation that use biological methods of fertilization and pest control instead of chemical fertilizer and pesticide. Organic farming मतलब क्या है, वो एक न्यू सिस्टम ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन है. तो क्रॉप कल्टीवेशन का एक न्यू सिस्टम है. इट यूजेस बायोलॉजिकल मेथड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या यूज करता है, बायोलॉजिकल मेथड वाला फर्टिलाइजर्स यूज करता है और बायोलॉजिकल मेथड वाला कुछ पेस्ट कंट्रोल वो भी यूज़ करता है. इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मतलब उसमें बिना कोई केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करके जो कल्टीवेशन करता है, ये मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट इज़ बिलीव्ड दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है एंड नॉट नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल कल्टीवेशन. और द केमिकल फर्टिलाइजर्स वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है एक कल्टीवेशन का सक्सेस के लिए. ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो प्रोहिबिट द यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड हॉर्मोन्स टू इंक्रीज यील्ड इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन. उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये भी रोकता है the use of antibiotics and hormone to increase the yield in livestock production. हम लोग livestock production में ज़्यादा yield मिलने के लिए एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स, ये सब कुछ हम लोग यूज़ करता है, उसको भी रोकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ना. जैसे हम लोग एक चिकन का दुकान में जाएगा तो वहाँ पर हॉर्मोन लगाने वाला वो चिकन हम लोग को मिलता है ना, वो लगाने से ज़्यादा वेट उसमें आ जाएगा ना, तो ये सब के चलते. या फिर एक मुर्गा वो जल्दी बड़ा होने के लिए भी उसमें क्या लगाता है, हार्मोन को इंजेक्ट करता है. तो इस तरह का हार्मोन लगाने वाला वो फार्मिंग या उस तरह का जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन वो सब हमारा हेल्थ के लिए भी वो क्या है, हार्मफुल है. तो ये सारा चीज़ को रोकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग इवॉल्व्ड फ्रॉम द डिजायर ऑफ पीपल टू रिकनेक्ट विद द लैंड एंड मेंटेन ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप विथ नेचर. इस तरह का द फार्मिंग मेथड, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड, इट इवॉल्व्ड फ्रॉम द डिजायर ऑफ द पीपल टू रिकनेक्ट विथ लैंड. ये इसलिए आगे आया है, लोग ऐसा सोचने लगा जो लैंड, द सोइल, वो मिट्टी के साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाहिए, मिट्टी के साथ मिलजुल के, मिट्टी को भी किसी तरह का हार्म एंड एनवायरनमेंट के लिए भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. उस तरह का एग्रीकल्चर करने का एक इच्छा लोगों का मन में आया है. इसके बाद द ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ये मेथड आगे आया है. एंड मेंटेन ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप विथ नेचर. उसी प्रकार हमारा नेचर के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप वो मेंटेन करने के लिए भी ये सब बहुत हेल्प करेगा. टुडे
एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पेशली यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, है ना। मतलब आजकल ये वर्ल्ड का हर कंट्री में इस तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिस होता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में। कैन यू कंट्रोल वीड्स एंड पेस्ट नेचुरली, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, ये वीड्स एंड पेस्ट को नेचुरली उसको कंट्रोल कर सकता है? बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू द प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज क्रॉप रोटेशन दैट अलाउज द सॉइल टू रेस्ट एंड रीजनरेट, है ना। एक बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में क्या है, एक मेथड है द क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन से बायोलॉजिकल मेथड में वीड्स एंड पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है, ऑटोमेटिकली द सॉइल का फर्टिलिटी को भी क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है ना। इट अलाउ द सॉइल टू रेस्ट एंड रीजनरेट, उसमें सॉइल को रेस्ट मिलेगा, उसमें द न्यूट्रिएंट्स, द फर्टिलिटी वो सब रीजनरेट हो जाएगा, ये सब पॉसिबल है। ग्रोविंग ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रादर दैन ए सिंगल क्रॉप यूजिंग क्वालिटी कंपोस्ट एंड द प्लांटिंग ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट स्पीशीज। ग्रोविंग ए वैरायटी ऑफ क्रॉप, अलग अलग प्रकार का क्रॉप्स को ग्रो करना है ना, रादर दैन ए सिंगल क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करने के बदले में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना है। यूजिंग द क्वालिटी कंपोस्ट, उसमें क्या यूज करना है, ए क्वालिटी कंपोस्ट यूज करना है। इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर वी मस्ट यूज द कंपोस्ट एंड द प्लांटिंग ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट स्पीशीज। उसके अलावा हम लोग को क्या लगाना चाहिए, पेस्ट रेसिस्टेंट स्पीशीज को लगाना चाहिए, है ना। मतलब जो ऐसा स्पीशीज में कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, ऐसा स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को लगाना चाहिए। क्या इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहा है? बिसाइड्स द प्लांट्स ग्रोन इन द हेल्थी सोइल वुड नॉट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ टू मच फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। के अलावा हेल्थी सोइल है तो हमारा सोइल, हमारा जमीन वो सोइल बहुत हेल्थी है तो इट वुड नॉट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ टू मच फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसके बारे में आप लोग क्या सोचता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस ऑल दिस मेथड, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारा मेथड, है ना, अभी हम लोग जो जो चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, ये सारा मेथड हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करता है। वेब एड देखिए, यहाँ पर 3 वेबसाइट्स दिया हुआ है। आप लोग अपना स्मार्टफोन का वेब ब्राउज़र में ये तीनों वेबसाइट को डाल करके उसको सर्च करके देखिए, ये 3 वेबसाइट में आप लोग को क्या क्या जानकारी मिलता है। वो एक्स्ट्रा जानकारी आप ले लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आप ले लीजिए, उसको भी अच्छा से समझ लीजिए। ओके, ये चैप्टर में इतना ही है। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग एसएस का बुक में लिखिए, और तो क्वेश्चन आंसर वगैरह या आप लोग एसएस का कॉपी में लिखना है, ज्योग्राफी का कॉपी में लिखना है। उसको एग्ज़ाम के पहले उसको क्या भी करना है, याद भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू।